तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मार्क एंटनी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MX फैक्ट में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस साउथ मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका टाइटल मैंने आपको बता ही दिया है और ये भी हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। साथ ही साथ सारी कुछ जानकारी आपको बताया कि कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है और OTT राइट भी आपको बताने वाला है और क्या परफॉर्मेंस इसका रहा है, लोगों द्वारा इसमें क्या क्रेज है, सारी कुछ जानकारी इस मूवी के बारे में देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। मार्क एंटनी एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो अधिक रविचंद्रन द्वारा निर्देशित और मिनी स्टूडियो के तहत एस विनोद कुमार द्वारा निर्मित है। फिल्म में ऋतु वर्मा, सुनील सेल्वाराघवन और अभिनय के साथ विशाल और SJ सूर्या दोहरी भूमिका में। संगीत GV प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन अभिनंदन रामानुजम और विजय वेलुकुट्टी द्वारा किया जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक विशाल 33 के तहत की गई थी, जबकि आधिकारिक शीर्षक मार्क एंटनी जनवरी 2022 में सामने आया था। मुख्य फोटोग्राफी मई 2022 में शुरू हुई और मई 2023 तक पूरी हो गई। फिल्म 15 सितंबर 2023 को मिश्रित रिलीज हुई थी। समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। 3 कथानक 1975 में चिरंजीवी नामक एक वैज्ञानिक ने एक टेलीफोन का आविष्कार किया जो अपने उपयोगकर्ताओं को दिन में एक बार पिछली टाइमलाइन पर कॉल करने और इतिहास बदलने में सक्षम बनाता है। इस बीच एंटनी और जैकी पांडियन चेन्नई में सबसे अच्छे दोस्त और गैंगस्टर हैं, जिनका एकम्ब्रम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंगस्टर भी है। एकम्ब्रम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बदला लेने का फैसला करता है, जहां वह एक क्लब में एंटनी को मारने की साजिश रचता है, जिसके परिणामस्वरूप चिरंजीवी भी मारा जाता है। जैकी जल्द ही एकल सरगना बन आता है और एंटनी के बेटे मार्क को अपने बेटे के रूप में गोद लेता है। 1995 में मार्क रोयापुरम में एक कुशल मैकेनिक है जो एंटनी को उसकी मां वेदवल्ली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डांटता है। एक दिन मार्क को चिरंजीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वह अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को बदल सकता है। मार्क को जल्द ही पता चला कि एंटनी एक बुरा व्यक्ति नहीं था और जैकी ने उसे यह विश्वास दिलाया था, जो वास्तव में एंटनी और वेदवल्ली की मौत का मुख्य मास्टरमाइंड है, क्योंकि एंटनी ने नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों की तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसी अवैध गतिविधियों में जैकी की भागीदारी से इनकार कर दिया था। मार्क अतीत में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रबंधन करता है, जहां जैकी की हत्या हो जाती है। मार्क जल्द ही वर्तमान में जाग जाता है और पाता है कि वह एक गैंगस्टर के रूप में जैकी की जगह पर है, जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकेनिक के रूप में मार्क की जगह पर है। मदन को जल्द ही टेलीफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागीदारी के बारे में पता चलता है, जिसकी जानकारी वह जैकी को देता है। एक बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है, जहां जैकी एंटनी को मारने के लिए कई प्रयास करता है, लेकिन एंटनी सभी प्रयासों से बच जाता है और जैकी के असली इरादों के बारे में जान जाता है। जैकी और उसके लोगों ने क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वह मारा गया। मार्क फिर से वर्तमान में जागता है और खुद को एक मैकेनिक के रूप में वापस पाता है, जबकि जैकी अभी भी जीवित है। मदन मार्क की प्रेमिका राम्या का अपहरण कर लेता है और उसे क्लब गोदाम में आने के लिए कहता है। मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है। हालांकि एंटनी गोदाम में पहुंचता है,
जहां यह पता चलता है कि एकम्ब्रम ने क्लब शूटआउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस द्वारा कई मुठभेड़ों में गैंगस्टरों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था। एंटनी को कोलंबियाई अंडरवर्ल्ड की साझेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमतौर पर गैंगस्टरों को कमीशन भेजता था। एंटनी ने गोदाम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला। एंटनी मार्क के साथ फिर से जुड़ता है और अतीत में वेदवल्ली को बुलाता है, जिसे चिरंजीवी और जैकी ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है। कास्ट करें। विशाल दोहरी भूमिका में हैं। एंटनी मार्क के पिता और जैकी पांडियन के सबसे अच्छे दोस्त। मार्क एंटनी का बेटा। एस.जे. सूर्या दोहरी भूमिका में हैं। जैकी पांडियन एंटनी के सबसे अच्छे दोस्त और मदन पांडियन के पिता। मदन पांडियन जैकी पांडियन के बेटे। मार्क की प्रेमिका राम्या के रूप में ऋतु वर्मा। एकम्बरम के रूप में सुनील। वेदावल्ली के रूप में अभिनय मार्क की मां और एंटनी की पत्नी। चिरंजीवी के रूप में सेल्वा राघवन। निजालगल रवि एडवोकेट सेल्वम के रूप में। मासेराती के रूप में रेडिन किंग्सले। थंगराज बटा गोल्ड राज के रूप में गोल्ड डीएसजी। गौरी के रूप में वाईजी महेंद्रन जैकी पांडियन के बहनोई मदन के मामा। सिल्क स्मिता के रूप में विष्णु प्रिया गांधी। राम्या के पिता के रूप में मोहन वैद्य। राम्या की मां के रूप में मीरा कृष्णन। मणिकंदन कुमार के रूप में। एंटनी के साथी के रूप में सेंड्रायन। टीएसआर। श्वेता वेंकट श्वेता के रूप में। चिरंजीवी की पत्नी जानकी के रूप में अनिता संपत। कार्थी कथावाचक के रूप में केवल वॉयस ओवर। उत्पादन विकास। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि विशाल एक फिल्म के लिए अधिक रविचंद्रन के साथ मिलकर काम करेंगे और मिनी स्टूडियो के तहत एस विनोद कुमार द्वारा निर्मित किया जाएगा। 4 दिसंबर में टीम द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई थी कि वे अस्थायी शीर्षक वाले प्रोजेक्ट विशाल 33 के लिए टीम बना रहे हैं। 5 उसी महीने एस.जे. सूर्या को फिल्म में मुख्य प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। 6-7 और इसकी पुष्टि नए साल के दिन मार्क एंटनी शीर्षक के साथ की गई, जिसका नाम बादशाह 1995 के रघुवरन के चरित्र के नाम पर रखा गया था। 8 बाद में साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार करने के लिए जीवी प्रकाश कुमार को दल में शामिल किया गया। 9 मई 2022 में टीम ने महिला प्रधान भूमिका में ऋतु वर्मा, सुनील और निजालगल रवि को प्रमुख भूमिकाओं में घोषित किया। 10 सोशल मीडिया प्रभावशाली विष्णु प्रिया गांधी को उनकी शक्ल के कारण सिल्क स्मिता का किरदार निभाने के लिए निर्माताओं द्वारा चुना गया था। इसे और बेहतर बनाने के लिए मेकअप और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। 11-12 फिल्मांकन। मुख्य फोटोग्राफी 5 मई 2022 को चेन्नई में मुहूर्त पूजा के साथ शुरू हुई। 10 पहला शेड्यूल चेन्नई में हुआ, जिसमें ऋतु जुलाई में शामिल हुई। 13 अगस्त में शूटिंग के दौरान विशाल के घायल हो जाने के कारण शूटिंग रोक दी गई और अक्टूबर में दूसरे शेड्यूल के साथ फिर से शुरू हुई। 14 अंतिम शेड्यूल जनवरी 2023 में शुरू हुआ और शूटिंग पूरी होने के करीब थी। 15 सूर्या ने अप्रैल में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली। 16 मई में विशाल और सुनील ने केक काटकर अपना काम पूरा किया। 17 पोस्ट प्रोडक्शन। विशाल ने मई में अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू की। 18 जुलाई में विशाल ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि डबिंग अंतिम चरण में थी। 19 संगीत। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार ने नान सिगप्पू मनिथन 2014 के बाद विशाल के साथ अपने दूसरे सहयोग में और त्रिशा इलाना नयनतारा 2015 के बाद आदिक के साथ दूसरे और एस.जे. सूर्या के साथ मिलकर तैयार किया है।
20 पहला एकल अधिरुद्ध 15 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ 21 और दूसरा एकल आई लव यू दी 23 अगस्त को। अभिनंदन रामानुजम का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने एलवी प्रसाद फिल्म और टीवी अकादमी से स्नातक किया और वहां से स्वर्ण पदक विजेता हैं। बाद में उन्होंने कोयंबटूर के डॉ. जी.आर. दामोदरन कॉलेज ऑफ साइंस से विजुअल कम्युनिकेशन में कोर्स किया। अभिनंदन को बचपन से ही फोटोग्राफी में रुचि थी। उनके पिता रामानुजम एक बैंक अधिकारी थे जो उन्हें हमेशा उनके काम में प्रोत्साहित करते थे। उनके पिता के पास एक पुराना याशिका कैमरा था। वह अपने फोटोग्राफी कौशल का अभ्यास करेंगे और उनके पिता इसकी निगरानी करेंगे और साथ ही उनकी फोटोग्राफी पर मार्गदर्शन भी देंगे। वह खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखते थे जो फिल्मांकन से जुड़ा होता था। एक कैरियर। अभिनंदन को पहला ब्रेक बिजॉय नाम्बियार से मिला। नाम्बियार अपनी एमटीवी श्रृंखला रश की शूटिंग कर रहे थे जब अक्षय, श्रीकर प्रसाद के बेटे, जो उनके दोस्त हैं और जो नाम्बियार की सहायता कर रहे थे, ने अभिनंदन के बारे में बात की। फिर उन्हें सीरीज के सिनेमैटोग्राफर बनने के लिए अपने कैमरे के साथ मुंबई बुलाया गया। यह इस अवधि के दौरान था जब लिजो जोस पेलिस्री, जिन्होंने एमटीवी श्रृंखला के 2 एपिसोड का निर्देशन किया था, ने अभिनंदन को अपनी अगली फिल्म आमीन 2013 के छायाकार बनने के लिए बुलाया। उनकी फिल्म डबल बैरल अपने असाधारण दृश्यों के लिए जानी जाती है। जीवी प्रकाश कुमार एक भारतीय संगीतकार, पार्श्व गायक, अभिनेता और निर्माता हैं जो तमिल फिल्मों और कुछ तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 3-4 उनकी पहली फिल्म एस पिक्चर्स वेल 2006 थी और 2010 के दशक की शुरुआत में उन्हें तमिल फिल्मों में प्रसिद्धि मिली। 5-6 उन्होंने 2015 में डार्लिंग के माध्यम से अभिनय में पदार्पण किया। 7 उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 1 राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। 8 प्रारंभिक जीवन। प्रकाश कुमार जी वेंकटेश और पार्श्व गायिका ए.आर. रेहाना के इकलौते बेटे हैं जो संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान की बड़ी बहन हैं। 9 उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम भवानी श्री है, जो एक अभिनेत्री है और विदुथलाई, भाग 1, कापे रणसिंगम और पावा कढ़ाईगल जैसी फिल्मों बटा श्रृंखलाओं में दिखाई दी है। व्यक्तिगत जीवन। प्रकाश ने 2013 में अपनी सहपाठी गायिका सैंधवी से शादी की। 10 दंपति 2020 में अनवी नाम की एक बेटी के माता पिता बने। 11 कैरियर। संगीत निर्देशन। वह पहली बार निर्देशक एस शंकर की तमिल फिल्म जेंटलमैन 1993 के साउंडट्रैक में गायक के रूप में दिखाई दिए, जिसे उनके मामा ए.आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया था। उन्होंने रहमान की कुछ अन्य परियोजनाओं में भी योगदान दिया है। 12 उन्होंने हैरिस जयराज के साथ भी काम किया था और अन्नियन 2005 और उन्नाले उन्नाले 2007 में 2 गाने गाए थे। फिल्म संगीतकार के रूप में जीवी प्रकाश का परिचय समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तमिल फिल्म वेल 2006 से हुआ, जो वसंत बालन द्वारा निर्देशित और निर्देशक एस शंकर द्वारा निर्मित थी। एल विजय द्वारा निर्देशित फिल्म मद्रासपट्टिनम 2010 में उनके संगीत की सराहना की गई, खासकर उनके गीत पूकल पूकम थारुनम। उन्होंने सेल्वाराघवन की फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म आयरथिल ओरुवन 2009, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आडुक्लम 2010 और ड्रामा फिल्म मयक्कम एना 2011 में अपने संगीत के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की, जो उनका तीसरा सहयोग बन गया जिसमें धनुष शामिल थे। मुख्य भूमिका। एल्बम के 5 गाने सेल्वाराघवन और धनुष द्वारा लिखे गए थे, साथ ही यह जोड़ी कधल एन कधल गाने के लिए भी साथ आई थी। एल्बम में पिराई थेडुम गाना भी शामिल था, जिसे प्रकाश ने अपनी मंगेतर सैंधवी के साथ खुद गाया था।
जबकि धनुष द्वारा लिखित और गा या गया एक और गाना वोडा 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 केवल 5 मिनट में बनाया गया था और 1 घंटे के भीतर रिकॉर्ड किया गया था। 13rediff.com ने साउंड ट्रैक की समीक्षा करते हुए दावा किया कि प्रकाश ने अपने आराम क्षेत्र से दूर जाने और सेल्वाराघवन की मांग के अनुसार आकर्षक नंबर प्रदान करने की बहुत कोशिश की है और चुनौती पर खरा उतरा है। 14 मनोरंजन पोर्टल बिहाइंड वुड्स कॉम के आलोचकों ने कहा कि प्रकाश ने अपनी प्रतिभा को एक बार फिर दोहराया है और फैसला दिया कि एल्बम काफी मादक है। 15 सितंबर 2011 के अंत में थमराई द्वारा लिखित और आरएस इंफोटेनमेंट के मुप्पोजुधुम उनकरपनेगल 2012 में प्रकाश द्वारा संगीतबद्ध और गाया गया एकल ट्रैक ओरू मुराई जारी किया गया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर और सनराइजर्स हैदराबाद का पहला एंथम भी उन्होंने ही तैयार किया था। फिल्म डार्लिंग 2015 के गाने हिट थे, विशेष रूप से वंधामाला, अनबे अम्बे और सत्तुनु ईदी मझाई। एक अभिनेता के रूप में यह प्रकाश की पहली फिल्म भी है। काका मुत्तई 2015 में प्रकाश के गाने जबरदस्त हिट रहे। करुप्पु करुप्पु गाना कुछ महीनों तक चार्ट पर था। कोम्बन 2015 से करुप्पु नेर्थाझागी एक बड़ी हिट थी। जीवी प्रकाश ने निर्देशक एटली के साथ अपनी 50वीं यानी विजय की 59वीं फिल्म साइन की, जिसका नाम थेरी 2016 है। 16 एक संगीतकार के रूप में जीवी प्रकाश की पिछली दो रिलीज, न कि एक अभिनेता के रूप में उनकी फिल्म वेत्रिमारन धनुष की असुरन 2019 और सुधा कोंगारा सूर्या की सोरारई पोट्रू 2020 हैं। 17 फिल्म निर्माण 2013 में प्रकाश कुमार ने जीवी प्रकाश कुमार प्रोडक्शंस नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। उनकी पहली फिल्म माधा यानाई कूटम का निर्देशन बालू महेंद्र के पूर्व सहायक विक्रम सुगुमरन ने किया था। 18-19 अभिनय 2012 में निर्देशक AR मुरुगादोस ने संभावित अभिनय उद्यम के संबंध में कुमार से संपर्क किया। प्रकाश इस परियोजना में अभिनय करने के लिए सहमत हो गए, हालांकि बाद में फिल्म आगे बढ़ने में विफल रही। बाद में उन्होंने एक के बाद एक 3 फिल्मों में काम करने के लिए साइन किया और तीनों ने एक साथ प्रोडक्शन में प्रवेश किया। अपनी अभिनय क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अभिनेता आडुक्लम नरेन से शिक्षा ली और कहा कि एक गायक के रूप में उनका मंच प्रदर्शन एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने में भी सहायक था। 20 प्रकाश श्री दिव्या के साथ पेंसिल नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत करने जा रहे थे, जिसमें वह एक स्कूली छात्र की भूमिका निभाएंगे। 21 हालांकि पेंसिल की रिलीज में देरी होने के कारण उनकी पहली रिलीज हॉरर फिल्म डार्लिंग बन गई। 2013 की तेलुगु फिल्म प्रेमा कथा चित्रम की रीमेक। इसके बाद त्रिशा इलाना नयनतारा 2015 फिल्म प्यार की वर्तमान परिभाषा और प्यार, रिश्ते, कौमार्य आदि के बारे में दोनों लिंगों के युवाओं के दृष्टिकोण से संबंधित है। 2016 में वह पेंसिल और 2 कॉमेडी फिल्मों एनाक्कू इनोरू पे इरुक्कू और में दिखाई दिए। कदवुल इरुकान कुमारू अगली ब्रूस ली 2017 है। उन्होंने सिलंबरासन के अनबनवन असराधवन अदंगधवन 2017 के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस में कैमियो उपस्थिति के रूप में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने बाला की एक्शन क्राइम नाचियार में अभिनय किया। उन्होंने ज्योतिका के बाद दूसरी भूमिका में अभिनय किया। फिर कॉमेडी ड्रामा सिम्मा मई में रिलीज हुई। 2019 में इस साल उनकी सर्वम थाला मयम, कुप्पथु राजा, वॉचमैन, शिवप्पू मंजल पचाई और 100% कधल के साथ 5 रिलीज हुई। 2021 में उनकी फिल्म वनक्कम दा मप्पिली डायरेक्ट टू OTT रिलीज थी। 23-2016 की कदावुल इरुकान कुमारू के बाद यह जीवी प्रकाश और राजेश का दूसरा सहयोग था।
24 बैचलर और जेल के बाद दिसंबर में रिलीज हुई। अधिक रविचंद्रन एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता और लेखक हैं जो तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्म त्रिशा इलाना नयनतारा 2015 से निर्देशन की शुरुआत की। फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत निदेशक लेखक टिप्पणियां संदर्भ 2015 त्रिशा इलाना नयनतारा हा हा कैमियो उपस्थितिये 2023 बघीरा हा हा 4 मार्क एंटनी हा हा। दोस्तों इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 151 मिनट इसकी टोटल लेंथ है। और इसकी लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो तमिल में से बनाया गया है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। और हिंदी में भी ये जब OTT पे आएगी शायद तक इसे हिंदी में डब करके रिलीज़ किया जाए। और इसी के साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बताऊँ तो $13 मिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपए इसने अब तक कलेक्ट किए हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। और इसकी मेकिंग की बात की जाए तो 100 से 200 करोड़ सॉरी 200 लगभग 10 से 20 करोड़ की इसने एक तरह से बजट के अंदर इसने ये मूवी बनी थी। और इसने अभी तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। मूवी की रिलीजिंग डेट आप सभी को पता है 15 सितंबर 2022 है। परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का रहा और OTT पर ये कंफर्म आने वाली है, क्योंकि आजकल जो OTT जो एक तरह से चैनल्स है, जो प्लेटफॉर्म है, वो पहले चेक करते हैं कि इस मूवी ने क्या कलेक्शन किया है अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, उसी के बाद ये OTT पर रिलीज़ होती हैं। तो ये आपको कंफर्म OTT पे देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अब हम इसके बारे में, इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सेल्वराज जस्टिन पांडियन, जिन्हें उनके स्टेज नाम SJ सूर्या से जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और संगीत निर्देशक हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम किया है। वह अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वसंत और सभापति की सहायता के साथ निर्देशन करना शुरू कर दिया। सूर्या ने 1999 में वाली के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुशी 2000, न्यू 2004, अंबे आरुएरे 2005 और ईसाई 2015 शामिल हैं। उन्होंने न्यू के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की और कलवानिन कधाली 2006, थिरुमगन 2007, व्यापारी 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया और प्रतिपक्षी गॉड फादर ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन 2016, स्पाइडर 2017 के रूप में दिखाई दिए। मिर्सल 2017, मनाडू 2021, डॉन 2022 और नायक के रूप में कदमयाई से 2022, मार्क एंटनी 2023। फिल्मी करियर 1990-2003 प्रारंभिक करियर और सफलता। दक्षिण तमिलनाडु में शंकरनकोविल के पास वासुदेवनलूर में अपने जन्मस्थान के पास अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सूर्या लोयोला कॉलेज में भौतिकी की डिग्री पूरी करने के लिए चेन्नई चले गए। मदुरै के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तमिल फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में सफलता पाने की उम्मीद के साथ चेन्नई में रहे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए भाग्यराज के अधीन प्रशिक्षु का प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले उन्होंने होटलों में और एक प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने वसंत के तहत आसाई 1995 की टीमों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और सभापति के तहत सुंदर पुरुषन 1996, जबकि एक अभिनेता के रूप में भी उन्हें बिना मान्यता के भूमिकाओं में देखा गया, विशेष रूप से भारती राजा की किझक्कू चिमाइले 1993 में एक मुर्गा सेनानी के रूप में। उल्लासम 1997 की टीम में काम करते समय फिल्म के मुख्य अभिनेता अजित कुमार ने आसई में उनके सहयोग से सूर्या को पहचाना और एक स्क्रिप्ट कथन सुनना स्वीकार कर लिया। वर्णन से प्रभावित होकर अजित ने बाद में फिल्म के निर्माण के लिए SS चक्रवर्ती से संपर्क करने में मदद की और टीम ने 1997 के अंत में वैली 1999 पर काम शुरू किया। सिमरन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले कीर्ति रेड्डी को मुख्य अभिनेत्री बनाने की घोषणा की गई थी।
2003 जबकि सूर्या ने ज्योतिका को फिल्म में पेश करने का भी फैसला किया। 4-1 थ्रिलर फिल्म डेक्कन हेराल्ड के एक समीक्षकजित के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे निश्चित रूप से देखने लायक बताया और कहा कि इसमें हर पसंद के लिए कुछ न कुछ है, एक सुखद प्रेम कोण, कुछ रहस्य, जटिल मनोवैज्ञानिक बारीकियां, अच्छा अभिनय, मनभावन गाने। 5 इंडोलिंक कॉम के समीक्षक ने फिल्म को अपने आप में एक क्लासिक करार दिया और सूर्या को सिने क्षेत्र में एक नया युवा निर्देशक बताया जो तमिल सिनेमा को एक बार फिर गौरवान्वित कर सकता है। 6 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को उत्कृष्ट बताया जबकि सूर्या ने अच्छा काम किया और सफल हुआ बताया। 7 फिल्म की व्यावसायिक सफलता का मतलब था कि इसने सूर्या और मुख्य अभिनेताओं दोनों के करियर को एक सफलता प्रदान की। 8-9 वाली का प्रीमियर शो देखने के बाद निर्माता एएम रत्नम ने सूर्या को एक और फिल्म बनाने का मौका दिया और इस तरह विजय और ज्योतिका की एक रोमांटिक कॉमेडी कुशी साकार हुई। 2 कॉलेज पृष्ठभूमि वाले अहंकारी प्रेमियों की एक जोड़ी की कहानी बताने वाली इस फिल्म की शूटिंग 2000 की शुरुआत में दक्षिण भारत और न्यूजीलैंड में की गई थी। फिल्म को मई 2000 में समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता हासिल की। रेडिफ कॉम ने एक सकारात्मक फैसला देते हुए कहा कि फिल्म एक साफ सुथरी पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। निर्देशक की कहानी कहने की प्रशंसा की 10 जबकि बिजहत.com ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी। 11 द हिंदू ने 2000 में अपनी शीर्ष तमिल फिल्मों की सूची में इस फिल्म को उपविजेता के रूप में प्रदर्शित किया। 12-13 जबकि ज्योतिका ने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 14 इसके बाद टीम ने फिल्म के तेलुगु संस्करण में अभिनय करने के लिए पवन कल्याण से संपर्क किया और एक सकारात्मक कथन सत्र के बाद अभिनेता ने 2 अन्य फिल्मों की तुलना में इस उद्यम को प्राथमिकता दी। ज्योतिका की भूमिका निभाने के लिए भूमिका चावला को कलाकारों में शामिल किया गया जबकि इसे तेलुगु दर्शकों के लिए फिट बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए। पवन कल्याण ने तेलुगु संस्करण के लिए कुछ अतिरिक्त एक्शन दृश्यों को शामिल करने पर भी जोर दिया था और शुरुआती मतभेदों के बावजूद सूर्या ने अंततः दृश्यों को फिल्माने की अनुमति दी, लेकिन जब उन्हें शूट किया गया तो उन्होंने शूटिंग पर आने से इनकार कर दिया। 2 फिल्म का शीर्षक कुशी 2001 भी था जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और जून 2001 में रिलीज होने पर यह अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्म बन गई। 15 एक फिल्म समीक्षक ने कहा कि सूर्या इस बार एक और विजेता लेकर आए हैं। इस फिल्म में कोई कहानी नहीं है लेकिन यह एक साफ सुथरी पटकथा के साथ चलती है, उन्होंने कहा। उन्होंने पटकथा लेखक के रूप में असाधारण काम किया है। 16 उन्होंने निर्माता बोनी कपूर के लिए हिंदी में फिल्म खुशी 2003 का तीसरा संस्करण बनाया जिसमें फरदीन खान और करीना कपूर ने अभिनय किया। अन्य 2 संस्करणों की तुलना में फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। एक आलोचक ने लिखा, 80 के दशक के पारिवारिक पॉट बॉयलर की नस में सूर्या के बहुत सारे दृश्य भी कुछ हद तक काल्पनिक हैं। वह बस अपने मुख्य अभिनेताओं से प्रभावी भावना नहीं प्राप्त कर सकते। 17 2004-2006 प्रारंभिक अभिनय करियर। सूर्या ने 2001 की शुरुआत में न्यू नामक तीसरी कहानी पर प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया जिसका वह निर्माण भी करेंगे। अजित कुमार और ज्योतिका अभिनीत। संगीत निर्देशक देवा ने जून 2001 तक फिल्म के लिए 10 गाने तैयार किए थे। 2 अजित कुमार अन्य प्रतिबद्धताओं में व्यस्त हो जाने के बाद सूर्या ने मुख्य भूमिका खुद निभाने का फैसला किया, यह खुलासा करते हुए कि वह हमेशा से एक बनना चाहते थे। अभिनेता सिमरन को प्रमुख महिला किरदार निभाने के लिए साइन किया गया जबकि किरण और देवयानी को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया।
नानी नामक एक साथ शूट किए गए तेलुगु संस्करण में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ अमीषा पटेल भी हैं। सहायक भूमिकाओं में राम्या कृष्णन और देवयानी भी थीं। न्यू ने एक 8 वर्षीय लड़के की कहानी बताई जिसे एक वैज्ञानिक ने 28 वर्षीय व्यक्ति में बदल दिया, और सूर्या ने कहा कि वह हॉलीवुड फिल्म बिग 1988 से काफी हद तक प्रेरित था। फिल्म को 100 दिनों में शूट किया गया था। सूर्या ने खुलासा किया कि वह अक्सर दृश्यों के बीच में अभिनय करना बंद कर देते थे जब उन्हें पता चलता था कि एक निर्देशक के रूप में उनका प्रदर्शन उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। 18 न्यू को 9 जुलाई 2004 को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। द हिंदू के एक आलोचक ने दावा किया कि एक ऐसी शैली से संबंधित है जो हमारे सिनेमा के लिए दुर्लभ है। न्यू हालांकि युगल और द्व्यर्थी शब्दों के दलदल में फंस जाता है, लेकिन क्षमता का संकेत दिया। सफलता का हवाला देते हुए कहा गया है कि निर्देशक ने ऐसा लगता है कि उसने सही बात कही है। 19 बाद में फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसमें ए.आर. रहमान द्वारा संगीतबद्ध संगीत को फिल्म के सबसे अधिक बिकने वाले बिंदुओं में से एक के रूप में लेबल किया गया। नान को अगले महीने आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिली। एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म खराब स्क्रिप्ट और कृत्रिमता से ग्रस्त है। 20 फिल्म के वयस्क विषय पर विवाद उत्पन्न हुआ और रिलीज के बाद तमिलनाडु राज्य में महिला कार्यकर्ताओं ने रिलीज के बाद फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसमें उनका कहना था कि इसमें अश्लील सेक्स दृश्य थे। सूर्या ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि सेक्स दृश्य इसलिए हैं क्योंकि कहानी में उनकी आवश्यकता है, और उन्होंने अपनी फिल्म को सेक्स और कॉमेडी से भरपूर काल्पनिक बताया। 21 अगस्त 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म के लिए सेंसर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और चेन्नई के पुलिस आयुक्त को सूर्या के खिलाफ दर्ज 2 आपराधिक शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया। यह फैसला देते हुए कि फिल्म स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करती है और यह होगी यदि इसने फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द नहीं किया तो यह अपने कर्तव्य में विफल रहा, यह दावा करते हुए कि इसने मूल रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में ए प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। सूर्या को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान गुस्से में सेंसर बोर्ड की एक महिला अधिकारी पर मोबाइल फोन फेंकने के आरोप में शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 22 बाद में उन्हें बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। 23 मार्च 2006 में एक और मामला शुरू किया गया, जिसमें सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटाए गए दृश्यों के चित्र का उपयोग करने के लिए सूर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें एक पोस्टर के साथ सूर्या को सिमरन के क्लीवेज की सतह पर आराम करते हुए दिखाया गया था। 24 बाद में रिहा होने से पहले उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। 25 उन्होंने 2004 में न्यू की रिलीज के तुरंत बाद ईसाई नामक एक फिल्म की घोषणा की, जब उन्होंने खुलासा किया कि ए.आर. रहमान अम्बुल्ला नानबाने और एझुमाझाई बनाम चित्रा नामक 2 और उद्यमों के लिए भी सहयोग करेंगे। 26 जबकि ईसाई को स्थगित कर दिया गया था। अनबे आरुइरे 2005 शीर्षक को अंतिम रूप देने से पहले अम्बुल्ला नानबाने को बेस्ट फ्रेंड शीर्षक के तहत विकसित किया गया था। 27 खुद को फिर से मुख्य भूमिका में दिखाते हुए उन्होंने नवागंतुक मीरा चोपड़ा को साइन किया फिल्म के लिए और उसका मंच नाम नीला रखा। उन्होंने खुलासा किया कि वह यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए थे ताकि यह बताया जा सके कि युवा प्रेमियों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए, और वह यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय युवाओं का रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पिछले दशक से बदल रहा है। 28 उन्होंने फिल्म को खुशी की अगली कड़ी कहा, जिससे पता चला कि फिल्म के मुख्य कलाकारों में इसी तरह का अहंकार टकराव होगा। 29 नए जैसा सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट्स पर जोर देने के कारण फिल्म को रिलीज से पहले बाधाओं का सामना करना पड़ा और सूर्या के चल रहे कानूनी झगड़े के कारण फिल्म में देरी हुई। फिल्म को सितंबर 2005 में मिश्रित समीक्षाएं मिली। सिफी
कॉम ने इसे वयस्क मनोरंजन के रूप में लेबल किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपने चरित्र शिव को जीवन में लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जहां तक संवाद वितरण और वॉयस मॉड्यूलेशन का सवाल है, उन्हें कई मील का सफर तय करना पड़ता है। बेहतर छलांग और नृत्य के मोर्चे पर बंधे 30 यह फिल्म तमिल फिल्मों में उनकी लगातार चौथी व्यावसायिक सफलता बन गई। सूर्या ने विवादों से निपटने में मदद करने के लिए अपने दल को धन्यवाद देने पर जोर दिया और कहा कि टीम प्रयास ने उन्हें समस्याओं से उबरने में मदद की। 28 सूर्या ने जनवरी 2005 में सिलाम बरासन और असिन अभिनीत एक रोमांटिक कॉमेडी एजुमाझाई बनाम चित्रा के निर्देशन पर प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया और टीम ने एक प्रमोशन फोटो शूट से ली गई तस्वीरें जारी कीं। हालांकि फिल्म, जिसे एस चक्रवर्ती द्वारा निर्मित किया जाना था, अंततः विकसित होने में विफल रही और इसमें शामिल लोग अलग अलग उद्यमों में चले गए। 31-32 इसके बाद सूर्या ने पुली नाम के एक उद्यम पर काम शुरू किया, जो एक पुलिस थ्रिलर थी जिसमें विजय मुख्य भूमिका में होंगे और नवोदय अप्पाचन निर्माता होंगे। 2005 के अंत में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि असिन मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी, जबकि सूर्या ने एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ साथ परियोजना विकसित की। 33-34 हालांकि 2006 की शुरुआत में सूर्या द्वारा स्क्रिप्ट में बदलाव करने से इनकार करने के बाद विजय इस परियोजना से बाहर हो गए। 1935 जनवरी 2006 में एस चक्रवर्ती या नवोदय अप्पाचन के निर्माता के रूप में ईसाई की वापसी की खबर थी और यह सुझाव दिया गया था कि यह फिल्म चालाक सहायक संगीत निर्देशक शीर्ष पर आती है के बारे में होगी। 36 अन्य रिपोर्टों में यह भी सुझाव दिया गया था कि फिल्म दक्षिण भारतीय संगीतकार इलियाराजा और ए.आर. रहमान के बीच तनाव की कहानी बताती है। हालांकि फिल्म फिर से असफल हो गई और सूर्या ने उत्पादन कार्य स्थगित कर दिया। अपनी कई परियोजनाओं के स्थगित होने के बाद सूर्या ने अप्रैल 2006 में खुलासा किया कि वह बच्चों और पारिवारिक दर्शकों के लिए पेसम दिवांगल नामक एक उद्यम में निर्देशन और अभिनय करेंगे, ताकि फिल्मों में उनकी बेवकूफ छवि को दूर किया जा सके। प्री प्रोडक्शन कार्य किए जाने के बावजूद फिल्म भी सफल नहीं हो पाई। 37 2007-2015 करियर में उतार चढ़ाव। न्यू और अम्बे आरुविरे के साथ अपने अभिनय को मिले सकारात्मक स्वागत के बाद सूर्या ने निर्देशन से ब्रेक लेने का फैसला किया और अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय करने का विकल्प चुना। उन्हें तमिलवन्नन की रोमांटिक कॉमेडी कलवनिन कदली 2006 में नयनतारा के साथ कैसानोवा के रूप में लिया गया था और फिल्म ने रिलीज से पहले उद्योग की प्रत्याशा हासिल की। 38 अंततः इसे औसत समीक्षाएं मिलीं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। एक आलोचक ने कहा, सूर्य प्रत्येक फिल्म के साथ सुधार कर रहे हैं, हालांकि वह सामान्य तरीके से काम करते हैं। 3-9-2007 में अभिनेता के रूप में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें शक्ति चिदम्बरम की साइंस फिक्शन कॉमेडी व्याबारी शामिल थी। पहली रिलीज होने के नाते तमन्ना, नमिता और वाडिवेलु के साथ कलाकारों की टोली में सूर्या को एक व्यवसायी के रूप में लिया गया था, जो अपने परिवार की देखभाल करने और दोनों भूमिकाएं निभाने के लिए खुद का एक क्लोन बनाता है। सूर्या के प्रदर्शन को अपमानजनक, शीर्ष पर और जोरदार के रूप में वर्णित किया गया था। 40 इसी तरह थिरुंगन में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों ने कहा कि वह सिर्फ एक सीमित अभिनेता हैं जो पहले भाग में सहजता से वही करते हैं जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में किया था। 41 दोनों फिल्मों की असफलता के कारण पांडिगई नामक एक और चल रही परियोजना को बंद करना पड़ा और सूर्या ने निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 42 उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर न्यूटोनिन मूनाड्रम विधि 2009 में मुख्य अभिनेता के रूप में संक्षिप्त वापसी की, जिसने अच्छी समीक्षा हासिल की लेकिन बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत प्रदर्शन किया।
43। सूर्या ने घोषणा की कि वह अपने निर्देशित उद्यम पुली पर फिर से काम शुरू करेंगे, लेकिन इसके बजाय इसे एक तेलुगु फिल्म के रूप में बनाएंगे और पवन कल्याण मुख्य भूमिका निभाएंगे। 44। सिंगनमाला रमेश द्वारा निर्मित, उन्होंने फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए ए.आर. रहमान को साइन किया, जबकि मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए नवागंतुक निकिशा पटेल को चुना गया। फिल्म के निर्माण में करीब 3 साल लगे और नियमित अंतराल पर देरी का सामना करना पड़ा। 45। फिल्म आखिरकार सितंबर 2010 में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। Sci.com के एक समीक्षक ने कहा, फिल्म के साथ मुख्य समस्या यह है कि इसमें कोई विश्वसनीय कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है, और कहा कि सूर्या ने अपने लेखन में बेतरतीब काम किया है। चरित्र चित्रण में बिल्कुल कोई स्थिरता नहीं है। 46। एक अन्य आलोचक ने कहा कि सूर्या पटकथा विभाग में विफल हैं और फिल्म में ढेर सारी खामियां हैं, इसे निराशाजनक करार दिया। 47। निर्देशन संबंधी प्रतिबद्धताओं के बीच उन्होंने शंकर की नानबन 2012 में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और हॉरर पिज्जा 2 द विला 2013 में एक फिल्म निर्देशक के रूप में भूमिका निभाई। 2011 में सूर्या ने घोषणा की कि वह ईसाई को फिर से शुरू करेंगे और ए.आर. रहमान द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद फिल्म के लिए खुद संगीत तैयार करेंगे। उन्होंने इसे संगीतमय बताया, जो एक अनुभवी और उभरते संगीतकार के बीच की लड़ाई का पता लगाएगा। 48। 1949 मई 2012 में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया, जिसमें उड़िया सुलग्ना पाणिग रही थीं। टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री को नए नाम सावित्री के तहत प्रमुख भूमिका में पेश किया गया। फिल्म की शूटिंग 2 साल से अधिक समय तक चली, जिसमें निर्माण के बीच में फिल्म के नायक प्रकाश राज से सत्यराज में उल्लेखनीय बदलाव आया। सूर्या ने 6 महीने तक 10 घंटे तक की शिक्षा लेकर एक संगीतकार के रूप में प्रशिक्षण लिया। 50। ईसाई ने पोस्ट प्रोडक्शन का काम 2014 के अंत में पूरा किया और 2015 की शुरुआत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई। 51। 2016 वर्तमान हालिया काम और वापसी की सफलता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस तमिल मूवी के बारे में बात की, और आप अपनी कंट्री के हिसाब से, यानी एक तरह से इंडिया के हो तो आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई भी लैंग्वेज की मूवी को आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हो, उसकी अपडेट, फैक्ट, डिटेल जानना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे जिस भी मूवी के बारे में आप जानना चाहते हो। हम और हमारी टीम उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, और जिस भी मूवी के बारे में आपको जानना हो नीचे कमेंट कर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब चीज़ जान चुके हैं, और अब आखिरी के अंदर हम इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं। इस भारतीय नाम में शिवकुमार नाम एक संरक्षक नाम है और व्यक्ति को दिए गए नाम कार्तिक से संदर्भित किया जाना चाहिए। कार्थी 2017 में कार्थी। जन्म कार्तिक शिवकुमार 25 मई 1977, उम्र 46, 1। मद्रास, तमिलनाडु, भारत 2। शिक्षा क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक। बिंघमटन विश्वविद्यालय, एमएस। पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 2004, वर्तमान जीवन साथी रंजनी चिन्नासामी, एम 2011। बच्चे 2। माता पिता शिवकुमार, पिता। रिश्तेदार सूर्या, भाई। ब्रिंडा, बहन। ज्योतिका, भाभी। कार्तिक शिवकुमार, जन्म 25 मई 1977, जिन्हें कार्थी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 3 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, एक एडिसन पुरस्कार, एक SIIMA पुरस्कार और एक तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है। अभिनेता सूर्या के छोटे भाई और अभिनेता शिवकुमार के बेटे
कार्थी शुरुआत में मणिरत्नम के साथ सहायक निर्देशक के रूप में जुड़े और परुथीवीरन 2007 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिलीं। उन्होंने पय्या 2010, नान महान अल्लाह 2010, सिरुथाई 2011, मद्रास 2014, थोझा 2016, थीरन अधिगारम ओंड्रू 2017, कड़ाई कुट्टी सिंगम 2018, कैथी जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। 2019 थंबी 2019, पोन्नियन सेल्वन आय 2022, सरदार 202 और पोन्नियन सेल्वन 2 2023। इस प्रकार उन्होंने खुद को तमिल सिनेमा के व्यावसायिक रूप से सफल अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 3-4 अपने फिल्मी करियर के अलावा कार्थी सामाजिक कल्याण गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने प्रशंसकों को मक्कल नाला मंदिरम नामक एक सामाजिक कल्याण क्लब के माध्यम से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था। 2011 में वह लाइसोसोमल भंडारण रोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक कॉज एम्बेसडर बन गए। 2015 तक वह नादिगर संगम के कोषाध्यक्ष हैं। 5 प्रारंभिक जीवन और परिवार। कार्थी का जन्म कार्तिक शिवकुमार का जन्म 25 मई 1977 को मद्रास, अब चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा पद्म शेषाद्री बाला भवन और सेंट बेडे एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नई से पूरी की। 6 उन्होंने क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 7 स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने चेन्नई में एक इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में काम किया और विदेश में उच्च अध्ययन के बारे में सोचा। उन्होंने का साक्षात्कार में याद करते हुए कहा, मैं प्रति माह लगभग 5,000 रुपये कमा रहा था और मुझे काम नीरस लगता था। तभी मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। 6 कार्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। 8 और उन्होंने बिंघमटन विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में दाखिला लिया, जहां उन्होंने औद्योगिक इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। 9 अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिल्म निर्माण पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी लिया। 6 न्यूयॉर्क में अपने प्रवास के दौरान कार्थी ने अंशकालिक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया। फिर उन्होंने फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 9 उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में बुनियादी फिल्म निर्माण के 2 पाठ्यक्रमों में भाग लिया। 8-9 उन्होंने कहा, मुझे हमेशा से पता था कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं। मुझे फिल्में पसंद थीं और मैंने उनमें से बहुत सी फिल्में देखीं, लेकिन मेरे पिता ने जोर देकर कहा कि मुझे एक फिल्म उद्योग में शामिल होने से पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त की। 8 अभिनय करियर 2004-2007 पहली सफलता। जब कार्थी चेन्नई लौटे तो उनकी मुलाकात निर्देशक मणिरत्नम से हुई और उन्हें आयुथा एजुथु में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका मिला, क्योंकि वह एक फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे और अभिनय के बजाय निर्देशन को प्राथमिकता देते थे। 10 हालांकि वह एक अतिरिक्त निर्देशक के रूप में दिखाई दिए। आयुथा एजुथु 11 उन्हें लगातार अभिनय के प्रस्ताव मिलते रहे और उनके पिता ने उन्हें यह कहते हुए अभिनय करने के लिए मना लिया कि कोई हमेशा फिल्मों का निर्देशन कर सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद अभिनय करने का मौका नहीं मिलेगा। 8 उन्होंने अप्रैल 2005 में प्रियामणि के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना पहला अभिनय कार्य स्वीकार किया। 12-13 जब निर्देशक अमीर फिल्म पारुथीवीरन में मुख्य किरदार निभाने के लिए उनसे संपर्क किया गया, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि फिल्म बहुत सम्मोहक थी। 10 फिल्मांकन जुलाई 2005 में शुरू हुआ और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
2014-15 और 2006 के मध्य तक इसे लगभग बंद कर दिया गया। 16 आलोचकों की प्रशंसा के बाद इसे जनवरी 2007 में रिलीज किया गया और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। 17 आलोचकों ने सर्वसम्मति से कार्थी के एक लापरवाह गांव के गुंडे के चित्रण की प्रशंसा की। बिहाइंड वुड्स ने कहा, उन्होंने अपनी शारीरिक भाषा में परिष्कृतता के हर निशान को हटा दिया है और यहां तक कि दरांती को भी पूरी सहजता से संभालते हैं। वह तमिलनाडु के कुछ ग्रामीण इलाकों से हर इंच एक गर्म खून वाले युवा दिखते हैं और रोमांटिक दृश्यों में अनुभवी दिखाई देते हैं। बेखबर लोगों को शायद विश्वास न हो कि यह युवा व्यक्ति की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म है। इस आदमी पर नजर रखें। 18 सिफी ने कहा, यह विश्वास करना कठिन है कि यह कार्थी की पहली फिल्म है क्योंकि वह बहुत शानदार हैं। उनके भाव, गुस्सा, हंसी और पीड़ा सभी इतने यथार्थवादी हैं कि आप उनमें आग महसूस कर सकते हैं। 19 रेडिफ ने उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट कहा, 20 और .2007 के शीर्ष प्रदर्शनों में से एक। 21 कार्थी को उनके प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसाएं मिलीं, जिनमें तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 9/22 2008-2011 पारुथिवीरन के बाद ब्रेक। अक्टूबर 2006 में कार्थी ने सेल्वाराघवन के निर्देशन में अपना दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया, 23 इधु मलाई नेर्थु मयाक्कम, जो एक रोमांस फिल्म थी, 24 जिसमें संध्या मुख्य भूमिका में थीं। 25 कार्थी का किरदार एक परिष्कृत अपमार्केट स्टाइलिश लड़का था। 26 सेल्वाराघवन ने उस परियोजना को छोड़ दिया और जुलाई 2007 में उन्होंने आयरथिल ओरुवन नामक एक एक्शन एडवेंचर फिल्म के निर्माण की घोषणा की, जिसमें कार्थी मुख्य भूमिका में थे। 27-28 फिल्मांकन उस वर्ष के अंत में शुरू हुआ और फरवरी 2008 तक पूरा होने की उम्मीद थी। निर्माताओं ने इसे 2008 के मध्य में रिलीज करने की योजना बनाई, 29 लेकिन निर्माण में देरी हुई और फिल्मांकन 2009 की शुरुआत तक जारी रहा। 30 वह सितंबर 2007 में लिंगुस्वामी की अगली फिल्म पय्या में मुख्य किरदार निभाने के लिए सहमत हो गए थे। 31 आयरथिल ओरुवन की धीमी प्रगति के कारण पय्या को कई बार स्थगित किया गया था। 32 बाद में उन्होंने कहा कि वह चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले, लेकिन वह उन पर काम नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अपने लुक की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत थी। 33 आयराथिल ओरुवन के फिल्मांकन के दौरान निर्माता आर रवींद्रन ने शिकायत की कि कार्थी अपना लुक बदलने और पय्या की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने से पहले। 34 आयरथिल ओरुवन को 2010 की शुरुआत में रिलीज किया गया था। कार्थी के मुख्य कुली के चित्रण की तुलना अक्सर उनकी पहली फिल्म से की जाती थी। 35 सिफी ने कार्थी के प्रदर्शन को एक चीख कहा और कहा, अपने परिचय दृश्य से लेकर अंत तक वह प्यारा है और हास्य प्रदान करता है और उसने एक सनसनीखेज वापसी की है। 36 अप्रैल 2010 में लिंगुस्वामी की पय्या रिलीज हुई, एक रोमांटिक रोड ट्रिप फिल्म जिसमें युवान शंकर राजा का एक एल्बम था। 37 यह बहुत सफल रही। 38 39 40 पहली बार उन्होंने एक ऐसे पात्र का अभिनय किया जो शहरी क्षेत्र में रहता है। 41 उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फिल्म इसलिए स्वीकार की क्योंकि वह स्क्रीन पर एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाना चाहते थे। 41 आयराथिल ओरुवन और पय्या में कार्थी के प्रदर्शन ने उन्हें 58वें फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया। 42 द उन फिल्मों को डब किया गया था तेलुगु क्रमशः युगानिकी ओक्काडू और आवारा के रूप में सफल रहीं। 22 43 44
2010 में कार्थी की तीसरी फिल्म सुसेंथिरन की एक्शन थ्रिलर नान महान अल्लाह थी, जिसमें उन्होंने चेन्नई के एक मध्यमवर्गीय युवा की भूमिका निभाई थी, जिसका जीवन तब बाधित हो जाता है जब उसके पिता को हत्यारों के एक गिरोह द्वारा निशाना बनाया जाता है। इसे अच्छी समीक्षाएं मिलीं। यह बहुत लोकप्रिय रही। 45 और कार्थी के अभिनय की आलोचकों ने प्रशंसा की। 46 श्रीधर पिल्लई ने सिफी के लिए लिखा, कार्थी ने चरित्र को पूर्णता से पेश किया। वह फिल्म देखने का एक अच्छा कारण है। 47 टाइम्स ऑफ इंडिया की भामा देवी रवि ने लिखा, क्या कार्थी को अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखना खुशी की बात है। 48 रेडिफ लिखा है कि कार्थी के पास बस एक गेंद है और बहुत समय हो गया है जब आपने एक ऐसा अभिनेता देखा है जो दुख और गुस्से में भी उतना ही आश्वस्त हो सकता है जितना खुशी में। 49 नान महान अल्लाह को तेलुगु में डब किया गया और 2011 में ना पेरू शिवा के रूप में रिलीज किया गया। यह बहुत सफल रही और कार्थी को कुछ तेलुगु फिल्मों के प्रस्ताव मिले। 50-51 कार्थी की अगली फिल्म एक्शन मसाला सिरुथाई 2011 थी, जो 2006 की तेलुगु फिल्म विक्रमार्कुडु की रीमेक थी। उन्होंने दो भूमिकाएं निभाईं, एक चोर और एक पुलिस अधिकारी। 52 कार्थी के प्रदर्शन को अनुकूल समीक्षा मिली। द हिंदू के मलाथी रंगराजन ने लिखा, कार्थी हर फिल्म के साथ बेहतर दिखते हैं और प्रदर्शन करते हैं। सिरुथाई अवलोकन का उदाहरण है। 53 रेडिफ के पवित्रा श्रीनिवासन ने लिखा, लेकिन यह फिल्म रॉकेट राजा कार्थी की है। उस तरह का मनमोहक गुंडा तमिल सिनेमा में कुछ समय से गायब है। वह जेबें काटता है, हैंडबैग काटता है, महिलाओं को आकर्षित करता है और यहां तक कि मारपीट भी करता है। उसकी अंतरात्मा को एक भी झटका दिए बिना उन्हें ऊपर उठा दिया। 54 मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बावजूद फिल्म ने वित्तीय सफलता हासिल की और 2011 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। 55562011 में सिरुथाई कार्थी की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 56 जिसने तमिल फिल्म में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उद्योग सिफी ने कहा कि कार्थी बॉलीवुड के सबसे हॉट सितारों में से एक बन गए हैं। 56 उन्होंने तमिल सिनेमा के अन्य प्रमुख अभिनेताओं के साथ केवी आनंद के को 2011 के एक गाने में विशेष भूमिका निभाई। 57 2012 वर्तमान करियर में गिरावट और पुनरुत्थान। मई 2011 में कार्थी ने शंकर दयाल द्वारा निर्देशित राजनीतिक कॉमेडी फिल्म सगुनी में काम करना शुरू किया, जिसमें वह सहायक कलाकारों की टोली में शामिल थे। 58 उन्होंने फिल्म में कमला कन्नन की भूमिका निभाई, जो एक ग्रामीण है जो एक राजनेता के निजी लाभ के लिए कराईकुडी में अपने महलनुमा घर को नष्ट होने से बचाने के लिए शहर आता है और अनजाने में तमिलनाडु की राजनीति में किंगमेकर बन जाता है। फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 59 कार्थी ने सगुनी 2012 के तेलुगु संस्करण के लिए खुद को डब किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सभी फिल्मों के तेलुगु डब संस्करणों के लिए डब किया। 60-61 बाद में वह 2013 पोंगल रिलीज एलेक्स पांडियन में अनुष्का शेट्टी के साथ दिखाई दिए, जिसे रिलीज होने पर नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 62-63 नेक्स्ट स्टूडियो के लॉन्च पर कार्थी और सूर्या। कार्थी की अगली रिलीज राजेश एम की ऑल इन ऑल अजहगु राजा थी, जिसमें उनके साथ काजल अग्रवाल और संथानम थे। यह फिल्म दिवाली 2013 पर रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बिहाइंड वुड्स ने कहा, हालांकि हंसी कुछ ही क्षणों में फैल जाती है जब ऑल इन ऑल अजहगु राजा को राजेश के अन्य बेहतरीन लाफ्थॉन जैसे कि ओरुकल के खिलाफ खड़ा किया जाता है। ओरु कन्नडी और बॉस एंगिरा भास्करन
यह बहुत छोटा है और सिफी कह रहे हैं ऑल इन ऑल अजहगु राजा के साथ परेशानी बात यह है कि इसमें बुनियादी कहानी का अभाव है और दर्शकों ने इसे हल्के में लिया। फिल्म के बारे में बोलने के लिए कोई वास्तविक स्क्रिप्ट नहीं है। सबसे अच्छा एक कंकाल कथानक है। 64 उनकी अगली फिल्म वेंकट प्रभु की बिरयानी थी जो दिसंबर 2013 में रिलीज हुई थी, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 65-66 उन्होंने युवान शंकर राजा के निर्देशन में मिसिसिपी गीत भी गाया। 67-68-2014 में कार्थीपा रंजीत की मद्रास में दिखाई दिए, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। 69 उनकी अगली फिल्म रिलीज 2015 की एक्शन ड्रामा कोम्बन थी। 70-2016 में उनकी पहली रिलीज तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म उपिरी बटाथोझा थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 71 कार्थी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। द हिंदू के भरद्वाज रंगन ने कहा, तमिल संस्करण थोझा की अपनी समीक्षा में, एक समय में हर प्रमुख व्यक्ति कार्थी सहित हु वांट्स टू नामक गेम शो में भाग ले रहा है। अगले रजनीकांत बने। यह एक साधारण बड़ी मूवी है, हॉलीवुड के अर्थ में, जिसमें कोई पंच संवाद नहीं है, कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं है, केवल एक युगल है, तमन्ना के साथ, जो विक्रम के सचिव की भूमिका निभाती है। सीनू के साथ उसका रोमांस अजीब तरह से अनसुलझा है। हम हर समय चरित्र अभिनेताओं को जीवन से भी बड़ा नायक बनने का प्रयास करते देखते हैं। एक बदलाव के लिए यहाँ एक नायक एक आदमकद किरदार निभाने के लिए खुद को छोटा कर रहा है। 72 उस वर्ष के अंत में कार्थी निर्देशक गोकुल की काश्मोरा में दिखाई दिए। हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 73 कार्थी की कात्रु वेलियदाई मणिरत्नम द्वारा निर्देशित और निर्मित थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और यह असफल हो गई। 74 कार्थी की थीरन अधिगारम ओंड्रू का निर्देशन एच विनोद द्वारा किया गया था और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और कार्थी को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचकों का दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली। 75 थेरन कार्थी के अभिनय के तुरंत बाद कड़ाई कुट्टी सिंगम में पांडिराज द्वारा निर्देशित एक किसान की भूमिका निभाई गई, जिसे इस भाई सूर्या ने प्रोड्यूस किया है, जिसने साल 2018 में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बटोरे हैं। 76 उनकी अगली फिल्म देव थी, जिसका निर्माण प्रिंस पिक्चर्स के तहत लक्ष्मण कुमार ने किया था, जिसका निर्देशन नवोदित निर्देशक राजथ रविशंकर ने किया था। संगीत हैरिस जयराज ने दिया था और छायांकन आर वेलराज ने किया था। रिलीज होने पर इसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। यह एक बड़ी व्यावसायिक विफलता थी। 77 उसी वर्ष उनकी अगली रिलीज कैथी एक ब्लॉकबस्टर हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 78 अगली बार उन्हें रेमो फेम बक्कियाराज कन्नन द्वारा निर्देशित सुल्तान में देखा गया। इसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया था। इसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों से समान रूप से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता साबित हुई। 79 इसके बाद उन्हें एम तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साउथ की इस तमिल मूवी के यानी एक तरह से तमिल की इस मूवी के बारे में जाना। साउथ इंडस्ट्री से थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिली और 100 करोड़ का आंकड़ा इस मूवी ने पार किया और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।